दोपहर के ठीक 3:27 चंद्रगीर की ये शांत गलियां आज कुछ ही पलों में इतिहास बनने वाली थीं। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये उसी जंग की अगली कड़ी है जिसकी गूंज 26/11/2008 की रात मुंबई ने सुनी थी। 26/11 वो रात जब मुंबई जल रही थी। उस आग के पीछे था लश्कर-ए-तैयबा और उसका मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी। और आज उसी आग का वारिस चंद्रगीर में खड़ा था। गरुड़ और आर के जवान बिना एक शब्द बोले अपनी जगहों पर फैल चुके थे। घेरा लगाया जा चुका था, हर रास्ता, हर मोड़ अब बंद था। और फिर 60 सेकंड से भी कम समय में AK-47 की पहली आवाज गूंजी। अब कोई शक नहीं था, दुश्मन अंदर था और लड़ने को तैयार था। 5 आतंकी सिर्फ 10 मीटर दूर। और तभी कॉर्पोरल ज्योति ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कवर छोड़कर वो अकेले आगे बढ़े। ऑपरेशंस रूम में एक छोर पर स्क्वाड्रन लीडर राजीव चौहान खड़े थे। 36 वर्ष के, कमरे में मौजूद सबसे वरिष्ठ व्यक्ति और भारतीय वायुसेना की 617 गरुड़ फ्लाइट के कमांडिंग ऑफिसर। उनके सामने 18 कमांडो खड़े थे। हर एक पूरी एकाग्रता से अपने कमांडर की बात सुन रहा था जब वह उन्हें ताजा खुफिया जानकारी दे रहे थे, ऐसी जानकारी जिसका यूनिट को हफ्तों से इंतजार था। उन्होंने कहा, मुझे अभी सूचना मिली है कि ओसामा जुंगी और महमूद भाई को चंद्रगीर के एक घर में ट्रैक कर लिया गया है। हाफिज मोहम्मद सईद लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक था। जुंगी हाफिज सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की का बेटा था, जो लश्कर-ए-तैयबा का दूसरा सबसे बड़ा नेता था। इसके अलावा जुंगी लश्कर कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी का भतीजा भी था। वही पाकिस्तानी आतंकी जिसने मुंबई में हुए 26/11 हमलों की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मुंबई हमलों में जिंदा पकड़ा गया एकमात्र आतंकी अजमल कसाब था। बाद में पूछताछ के दौरान उसके बयान से 2 लोगों के नाम सामने आए, ज़कीउर रहमान लखवी और महमूद भाई। महमूद भाई लश्कर का उत्तरी कश्मीर का कमांडर था। कॉर्पोरल ज्योति जानते थे कि कमरे में मौजूद हर आदमी क्या सोच रहा था। सिर्फ 37 दिन पहले 11 अक्टूबर को उनकी यूनिट के 2 जवान सार्जेंट मिलिंद किशोर और कॉर्पोरल नीलेश कुमार ने एक अत्यंत भीषण किंतु मात्र 8 मिनट तक चले अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के 2 वरिष्ठ आतंकवादी कमांडरों को खोज कर मार गिराया था। दोनों जवान अगले ही दिन तिरंगे में लिपटे ताबूतों में अपने अपने गांव लौटे। बाद में दोनों को देश के तीसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता सम्मान शौर्य चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। कमांडिंग ऑफिसर ने अपने जवानों से कहा, जो ऑपरेशन हम शुरू करने जा रहे हैं वह कश्मीर में गरुड़ों द्वारा किया गया सबसे बड़ा अभियानों में से एक हो सकता है। मिलिंद और नीलेश इन लोगों की वजह से चले गए। अब वक्त आ गया है कि हम गरुड़ों का खौफ पैदा करें और उन्हें दिखाएं कि हम क्या करने में सक्षम हैं। कमांडो चंद्रगीर से अनजान नहीं थे। 11 अक्टूबर के ऑपरेशन के बाद से ही यह इलाका उनकी निगरानी में था, जिसमें न सिर्फ गरुड़ बल्कि सेना की 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस और काउंटर इंसर्जेंसी बल राष्ट्रीय राइफल्स RR की 2 यूनिट्स भी शामिल थीं। उस रात कॉर्पोरल ज्योति और 617 गरुड़ फ्लाइट के 18 जवान मुश्किल से 3 घंटे सो पाए। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही वे 13 राष्ट्रीय राइफल्स के हाई सिक्योरिटी बेस पर पहुंच चुके थे। 13 RR बेस पर इसके बाद और भी विस्तृत ब्रीफिंग्स हुई। यह तय किया गया कि दिन के समय होने वाले इस ऑपरेशन में 2 लड़ाकू टीमें हिस्सा लेंगी, जिनका उद्देश्य ओसामा जुंगी और महमूद भाई को ढूंढकर खत्म करना था। एक 11 सदस्यीय गरुड़ दस्ता बनाया गया, जिसकी कमान स्क्वाड्रन लीडर राजीव संभालेंगे, जबकि दूसरा 11 सदस्यीय 13 RR का दस्ता एक आर्मी मेजर के नेतृत्व में होगा। उस दोपहर 13 RR बेस से 2 ट्रक निकल पड़े, जो बिना जल्दबाजी किए चंद्रगीर की ओर बढ़ रहे थे। पहला ट्रक पीले तिरपाल से ढका हुआ 11 गरुड़ कमांडो को लेकर जा रहा था। उनके कमांडिंग ऑफिसर आगे की यात्री सीट पर बैठे थे। उन्होंने अपनी वर्दी छुपाने के लिए एक कश्मीर का कॉर्पोरल ज्योति सुबह से ही चुपचाप गहरे विचारों में डूबे हुए थे। ट्रक में उन्होंने अपने बगल में बैठे कमांडो सार्जेंट संदीप कुमार से फुसफुसाकर कहा, आज मिलिंद और नीलेश का बदला लेना है। बहुत इंतजार किया है, जितने ज्यादा आतंकी मिले उतना ही अच्छा है। सार्जेंट संदीप ने सिर हिलाकर हामी भरी। उनके पास पूरी तरह भरे हुए हथियार जैसे इजराइल निर्मित नेगेव लाइट मशीन गन और इजराइल निर्मित TAR-21 असॉल्ट राइफल। दूसरे ट्रक में RR का दस्ता सवार था।
चंद्रगीर तक के 30 मिनट के सफर के दौरान दोनों ट्रकों के बीच लगभग 100 मीटर की दूरी रखी गई। गरुड़ दस्ते ने अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी। गांव के कुछ घरों पर कई दिनों से नजर रखी जा रही थी। आतंकियों की आवाजाही की जानकारी जुटाने के लिए नियमित रूप से गश्त भेजी जाती थी। इन गश्ती दलों ने लक्ष्य क्षेत्र से परिचित कराने के लिए फोटोग्राफ और वीडियो भी लिए थे। स्क्वाड्रन लीडर राजीव बताते हैं, मेरे लोग साधारण कपड़ों में वाहनों से भी और पैदल भी खुफिया जानकारी जुटाने में सफल रहे। आखिरी रेकी 14 नवंबर को हुई थी। मेरे लोग चंद्रगीर की हर गली और कोने में गए थे। यहाँ लगभग 200 घर और करीब 1500 की आबादी है। जब हमारे जमीनी संपर्क ने मुझे ओसामा जुंगी और महमूद भाई के ठिकाने की सूचना दी तो उसने बात की पुष्टि कर दी, जिसका हमें पहले से शक था। दस्तों के ट्रकों में बेस से निकलने से ठीक पहले एक नई सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि ओसामा जुंगी और महमूद भाई लक्ष्य क्षेत्र में अकेले नहीं हैं। कम से कम 4 अन्य लश्कर ए तैयबा के आतंकी भी वहां उनके साथ आ चुके हैं। अब मुठभेड़ 2 से नहीं बल्कि 6 उच्च प्रशिक्षित आतंकियों से होनी थी। दोपहर 3 बजे चंद्रगीर पहुंचते ही ट्रक गांव के कुछ घरों के सामने से धीरे धीरे गुजरते हुए उस स्थान से थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गए जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। दोनों टीमों के जवान चुपचाप अपने अपने ट्रकों से नीचे उतरे और 6 घरों के एक समूह की ओर बढ़े, जिन्हें चारों ओर से घेरना जरूरी था ताकि अंदर मौजूद कोई भी व्यक्ति भाग न सके। कॉर्पोरल ज्योति और कॉर्पोरल देवेंद्र को उस स्थान पर तैनात किया गया जिसे उनके कमांडिंग ऑफिसर को यह विश्वास था कि भागने की कोशिश करने वाला कोई भी आतंकी सबसे अधिक संभावना के साथ उसी रास्ते का इस्तेमाल करेगा। स्क्वाड्रन लीडर राजीव कहते हैं, मेरे लिए यह बेहद जरूरी था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मेरे गरुड़ जवान आसानी से लक्ष्य साध सकें। मैं चाहता था कि मेरे लोगों के पास आतंकियों को जल्दी खत्म करने के लिए सबसे अच्छा फील्ड ऑफ फायर हो। घेरा स्थापित हो जाने के बाद जवान इंतजार में लेट गए। दोनों दस्ते चुपचाप घरों के उस समूह के चारों ओर अपनी अपनी जगह ले चुके थे। लगभग तय था कि अगर आतंकी सच में किसी घर के अंदर मौजूद थे तो उन्हें गांव में अपने संपर्कों के जरिए पहले ही इसकी सूचना मिल चुकी होगी। कश्मीर में सक्रिय विदेशी आतंकी संगठनों में लश्कर ए तैयबा का मानव खुफिया नेटवर्क आज भी बेजोड़ माना जाता है। जवानों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। घेरा लगाए जाने के 60 सेकंड से भी कम समय में पहली गोलियां चल गईं। ये गोलियां घरों में से एक के अंदर से चलाए गए AK-47 से आई थीं। अब यह पुष्टि हो चुकी थी कि उन्हें जो खुफिया जानकारी मिली थी वह सही थी। आतंकियों को पता चल गया था कि वे घिर चुके हैं और जैसा कि अपेक्षित था उन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया था। करीब 3:40 बजे जब 13RR की टीम अपने घेरे को और कस रही थी तभी अचानक एक व्यक्ति एक घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। वह अपनी असॉल्ट राइफल लेकर सैनिकों की ओर झपटा और उन पर पूरी तरह ऑटोमेटिक फायरिंग करने लगा। कुछ ही सेकंड में एक गरुड़ कमांडो ने जवाबी गोलियों की बौछार से उसे ढेर कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल निश्चल। अब अंदर कम से कम 5 और आतंकी मौजूद थे। पहले आतंकी के मारे जाने के 90 सेकंड बाद उसी घर से 5 आदमी बाहर कूद पड़े। उनमें से हर एक गरुड़ और RR के जवानों पर गोलियां चला रहा था जो उनसे मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर थे। इनमें से 2 आतंकी अपनी राइफलों से जुड़े अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से भी फायर कर रहे थे। इस तरह गोलियों की बौछार के साथ साथ ग्रेनेडों के घातक धमाके भी होने लगे और उनके छर्रे हर दिशा में उड़ने लगे। गोलियां उनके सिरों के ठीक ऊपर से गुजर रही थीं, जिससे एक तेज चटकने जैसी आवाज पैदा हो रही थी। कॉर्पोरल ज्योति और उनके साथी के पास महज एक पल का समय था कि वे कूदकर कवर लें, क्योंकि एक ग्रेनेड उनके बेहद करीब खतरनाक ढंग से फट पड़ा था। अब चंद्रगीर की हवा में चारों ओर गोलीबारी की आवाज गूंज रही थी। 5 आतंकी तेजी से एक साथ इकट्ठा हुए और एक पंक्ति में उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहां कॉर्पोरल ज्योति तैनात थे। वे हर दिशा में फायर करते हुए आगे बढ़ रहे थे ताकि बिना किसी चुनौती के नजदीक पहुंच सकें। अपनी पोजीशन से कॉर्पोरल ज्योति आतंकियों को देख रहे थे जो अब उनसे महज 10 मीटर से थोड़ा अधिक दूरी पर थे और लगातार आगे बढ़ रहे थे। जब उन्हें लगा कि बदले का मौका शायद कुछ ही सेकंड में उनके हाथ से निकल सकता है, कॉर्पोरल ज्योति अचानक खड़े हो गए, अपनी कवर की सुरक्षा को छोड़ते हुए।
उन्होंने सीधे आगे बढ़ती आतंकियों की पंक्ति में घुस जाने का फैसला कर लिया था। ज्योति की आंखें गुस्से से दहक रही थीं। उन्होंने मन बना लिया था, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। कॉर्पोरल ज्योति अपनी लाइट मशीन गन के साथ आतंकियों पर टूट पड़े। यह ऐसा हथियार था जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करने में सक्षम था। कॉर्पोरल देवेंद्र चीखे, तुम क्या कर रहे हो ज्योति? अपना कवर मत छोड़ो, वापस आओ। लेकिन जैसा कि उनके साथी ने सही समझ लिया था, कॉर्पोरल ज्योति अपना फैसला कर चुके थे। आतंकी उनकी सीधी दृष्टि रेखा में थे और उनके पास फायर करने का बिल्कुल सही क्षेत्र था। कमांडो ने अपनी मशीन गन के हैंडल को और कसकर पकड़ा और एक ही बार ट्रिगर दबाकर उन पर गोलियों की बारिश कर दी। उनके दाईं ओर कुछ ही मीटर की दूरी पर उनके कमांडिंग ऑफिसर मौजूद थे। आगे बढ़ते आतंकियों में सबसे नजदीक वाला व्यक्ति निस्संदेह ओसामा जुंगी था। जवानों ने उसकी तस्वीर पहले देखी थी। फायर की सीधी लाइन से हटने से इनकार करते हुए, इस डर से कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए, कॉर्पोरल ज्योति ने जवाबी फायर किया और गोलियों की बौछार सीधे झुंगी के सीने में उतार दी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। यह मुठभेड़ का 6ठा मिनट था और गरुड़ों ने उस आदमी को मार गिराया था जिसने सुरक्षा बलों को पहले कम से कम दर्जन भर बार चकमा दिया था। इस समय कॉर्पोरल ज्योति पीछे हटकर अपनी कवर में लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। संभवतः उन्हें लगा कि अगर वे अभी पीछे हटे तो बचे हुए आतंकी भागने का मौका पा सकते हैं। चिल्लाते हुए ज्योति ने कहा, मुझे कवर दो। जैसे ही फिर से क्रॉस फायर शुरू हुआ, उन्हें एक पल के लिए एक आतंकी दिखाई दिया। एक बार फिर वही परिचित चेहरा, महमूद भाई। महमूद ने कॉर्पोरल ज्योति पर फायर खोल दिया। उसकी गोलियां महज कुछ इंच के फासले से चूक गईं। आतंकी संतुलन वापस पाकर दूसरा बर्स्ट चला पाता, उससे पहले ही गरुड़ कमांडो ने मशीन गन की गोलियों की बौछार सीधे उस पर झोंक दी, जिससे वह उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। 3 मिनट से भी कम अंतराल में कश्मीर के 2 आतंकियों के नाम चंद्रगीर में हिट लिस्ट से हमेशा के लिए कट चुके थे, लेकिन ऑपरेशन अब भी खत्म नहीं हुआ था। महमूद के पीछे मौजूद बचे हुए 3 आतंकियों में से 2 कॉर्पोरल ज्योति की लगातार मशीन गन फायर में गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। आगे बढ़ते कमांडो का सामना न कर पाने और गोला बारूद खत्म होने के कारण तीनों जान बचाने के लिए दाईं ओर कुछ मीटर दूर एक नाले में जा छिपे। ये साफ था कि कॉर्पोरल ज्योति को अब कोई रोक नहीं सकता था। कॉर्पोरल देवेंद्र कहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा और मैं समझ गया। उन्होंने मिलिंद और नीलेश का बदला ले लिया था। जो होना था उसके होने से पहले ही ज्योति ने अपने मन को शांत कर लिया था। कमांडो आगे बढ़ते गए नाले की ओर। उनकी मशीन गन लगातार आग उगल रही थी। उसी क्षण एक आतंकी 1 सेकंड के लिए ऊपर आया और आगे बढ़ते गरुड़ पर सीधा फायर कर दिया। उनमें से एक गोली कॉर्पोरल ज्योति के सिर में लगी। जैसे ही वे जमीन पर गिरे, उनकी बाहों में थामी मशीन गन फिर भी फायर करती रही। उनकी उंगली अब भी ट्रिगर पर जमी हुई थी। ज्योति के गिरने के बाद भी एलएमजी फायर कर रही थी। सर्दियों की धूप में उस घास के टुकड़े पर कॉर्पोरल ज्योति ने अंतिम सांस ली। ऑपरेशन अब भी खत्म नहीं हुआ था। नाले में छिपे तीनों आतंकी अब भी गरुड़ों पर फायर कर रहे थे। उनका गोला बारूद खत्म हो रहा था और अब वे अंत से पहले कुछ और सैनिकों को मारने के लिए बेताब थे। सीधी गोलीबारी से बचते हुए कॉर्पोरल देवेंद्र अपनी पोजीशन से दौड़ते हुए आगे बढ़े और कॉर्पोरल ज्योति को खींचकर बाहर ले आए। हथियार साधते हुए कॉर्पोरल देवेंद्र चीखते हुए पूरी गति से नाले की ओर दौड़े और गोला बारूद बेल्ट में बची आखिरी गोलियां सीधे आतंकियों पर बरसा दी। उसी क्षण स्क्वाड्रन लीडर राजीव ने आतंकियों पर भारी फायर झोंका और नाले में हैंड ग्रेनेड फेंके। उस अंतिम हमले से तीनों आतंकियों के बचने की कोई संभावना नहीं थी। ओसामा जुंगी द्वारा पहली गोली चलाए जाने के ठीक 12 मिनट बाद मुठभेड़ समाप्त हो चुकी थी। नाले में मारे गए 3 आतंकियों में से 2 लश्कर कमांडर अब्बू कैताल और अब्बू जरगाम थे। स्क्वाड्रन लीडर राजीव कहते हैं, यह कॉर्पोरल ज्योति के अलौकिक साहस की वजह से ही था कि हम पूरे आतंकी दस्ते को खत्म कर पाए। पीछे न हटकर उन्होंने कई जिंदगियां बचाईं। मैंने पूरे ऑपरेशन के दौरान उन्हें देखा। उनमें डर नाम की कोई चीज नहीं थी। मुठभेड़ पूरी होने के बाद जवानों ने कॉर्पोरल ज्योति के पार्थिव शरीर को एक ट्रक में रखा और बेस लौट आए। जवान शोक में थे। हमने 6 आतंकियों को मारा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने ज्योति को खो दिया। सशाम तिरंगे में लिपटा कॉर्पोरल ज्योति का ताबूत हवाई जहाज से चंडीगढ़ लाया गया। वहां रोती हुई लेकिन संयमित सुषमा ने उनके पार्थिव शरीर को सलामी दी।
अगली सुबह माँ बेटी कॉर्पोरल ज्योति के ताबूत के साथ बिहार जाने वाली उड़ान में सवार हुई, जहां उनकी माँ और मौन पिता शोकाकुल भीड़ के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। 2 महीने से कुछ ज्यादा समय बाद सरकार ने 31 वर्षीय कॉर्पोरल ज्योति को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की। वे अशोक चक्र पाने वाले भारतीय वायुसेना के पहले सैनिक थे। गणतंत्र दिवस 2018 पर कॉर्पोरल ज्योति की पत्नी और मां मालती देवी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मरणोपरांत अशोक चक्र प्राप्त करने के लिए केंद्रीय मंच तक ले जाया गया। जब दोनों महिलाओं को मंच से वापस ले जाया जा रहा था, कैमरों ने झूम करके दिखाया कि राष्ट्रपति स्वयं रूमाल से आंसू पोंछते हुए भावुक हो गए थे। अगर कॉर्पोरल ज्योति का बलिदान आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और एक शब्द जय हिंद कमेंट में लिखें। जय हिंद।